मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री के पेपर सेकेंड की यूनिट 3 का टॉपिक एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड में से स्ट्रक्चर और प्रोटीन के बारे में बताऊंगी। हम सभी को पता है कि प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीपेप्टाइड्स प्राप्त होते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स को हाइड्रोलाइज करने पर एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि कई सारे एमिनो एसिड्स आपस में मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स मिलकर प्रोटीन अणु का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन की जो संरचना है प्रमुख रूप से 2 पदों में संपन्न होती है। पहली संरचना है प्राथमिक संरचना, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में विद्यमान एमिनो एसिड के प्रकार और उनकी सीक्वेंस का, उनके क्रम का ज्ञान होता है। और दूसरी है द्वितीयक व तृतीयक संरचना, जिसमें प्रोटीन में विद्यमान जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं उनकी परस्पर व्यवस्था क्या है उसका ज्ञान होता है। तो हम देखते हैं कि प्रोटीन की प्राथमिक स्ट्रक्चर क्या होती है। हम सभी को पता है कि 2 मोल एमिनो एसिड्स के आपस में मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको कहते हैं हम डाइपेप्टाइड्स। इस डाइपेप्टाइड में एक बंध उपस्थित होता है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। ये बंध है CONH बॉन्ड। तो अगर 2 मॉलिक्यूल एमिनो एसिड्स के आपस में जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड बनाते हैं। अगर 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड बनाएंगे। 4 मॉलिक्यूल एमिनो एसिड्स के आपस में जुड़कर टेट्रापेप्टाइड बनाएंगे। इसी तरह अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कई सारे मॉलिक्यूल एमिनो एसिड्स के हैं और वो आपस में जुड़ते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा वह जुड़ते हैं आपस में और जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इन पॉलीपेप्टाइड्स में एक सिरे पर फ्री एमिनो ग्रुप होता है और दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जो एमिनो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल और जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जहाँ उसको बोलते हैं हम सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल को हम बाएं हाथ की ओर लिखते हैं और सी टर्मिनल को हम दाएं हाथ की ओर लिखते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि पेप्टाइड है, इस पेप्टाइड में COH जो कि दाएं हाथ की ओर लिखा हुआ है सी टर्मिनल और NH2 ग्रुप जो कि एन टर्मिनल है वो बाएं हाथ की ओर लिखा गया है। अब अगर ये जो पेप्टाइड है ये 3 एमिनो एसिड से मिलकर बना है, ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरिन। तो इसका जब हम नामकरण करते हैं तो सी टर्मिनल वाला जो एमिनो एसिड है हम उसका व्युत्पन्न मानते हुए नामकरण करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ग्लाइसिल, एलेनिन और सीरीन। हमने यहाँ सीरीन का व्युत्पन्न माना है इसलिए लिखेंगे ग्लाइसिल, एलेनिन और सीरीन। तो ये जो बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं जो कि पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं और जुड़कर पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण करते हैं। तो इन पॉलीपेप्टाइड्स में एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं और इनका क्रम क्या है, इसका क्रम को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना या प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। किसी भी प्रोटीन में एमिनो एसिड के क्रम का उसकी जैविक सक्रियता पर, क्रियाशीलता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन में एमिनो एसिड का क्रम बदल जाने पर उनके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हीमोग्लोबिन में 574 एमिनो एसिड इकाइयाँ होती हैं। इसके एमिनो एसिड के क्रम में केवल एक एमिनो एसिड के परिवर्तन से ही मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और उसके कारण जो कोशिका है वो फट जाती है और मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो सामान्य जो हीमोग्लोबिन है उसमें एमिनो एसिड का क्रम होता है वेलिन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूसिन, देन फिर ग्लूसिन, देन लाइसिन। तो जो सिकल सेल एनीमिया का जो रोगी होता है इसमें इस ग्लूसिन के स्थान पर वेलिन आ जाता है। तो सिर्फ एक एमिनो एसिड चेंज हुआ है यहाँ पर, ग्लूसिन के स्थान पर वेलिन आ जाने के कारण ही प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है पूरी की पूरी प्रोटीन की। तो इसके कारण मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है और उसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि जो एमिनो एसिड का क्रम है वो पेप्टाइड में बहुत अधिक महत्व को रखता है। फ्रेडरिक सेंगर नामक वैज्ञानिक था जिसने इंसुलिन में एमिनो
एसिड की दो श्रृंखलाओं को बताया। उसने कहा कि इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड्स हैं और 51 एमिनो एसिड की दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं और दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सल्फर क्रॉस बंधों के द्वारा जुड़ी हुई हैं। और उसने इंसुलिन में इन एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस भी ज्ञात किया कि ये जो एमिनो एसिड्स है 51 एमिनो एसिड्स हैं, इनका जो सीक्वेंस है वो किस तरह से है। और इस कार्य पर उन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, एक बार 1952 में मिला और दूसरी बार 1954 में मिला। तो किसी भी प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो एमिनो एसिड्स हैं वो कौन से एमिनो एसिड हैं और उनका जो सीक्वेंस है वो किस तरह से लगे हुए हैं, किसके बाद कौन सा है, तो सीक्वेंस ज्ञात करने को कहलाता है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखते हैं कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं ये विभिन्न आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधकर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो इन 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का, उसी को हम प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर या द्वितीयक संरचना कहते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या द्वितीयक संरचना जो बनती है वो 2 तरह से बन सकती है। या तो वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में बन सकती है या फिर वो लहरियादार चद्दर जैसी संरचना के रूप में बन सकती है। अगर वो अल्फा हेलिक्स संरचना के रूप में बनती है तो देखिए किस प्रकार से बनती है कि यहाँ पर NH ये एल्काइल ग्रुप, देन CONH बॉन्ड जो कि बना है, फिर ये एल्काइल पूरी श्रृंखला, फिर ये CONH बॉन्ड, फिर ये एल्काइल चेन, फिर ये CONH इधर। तो इस तरह से ये एक हेलिक्स संरचना में बन जाती है। और जब ये हेलिकल संरचना में होती है, हेलिक्स संरचना में होती है, तो देखिए किस तरह से होती है। ये इसका स्ट्रक्चर, ये श्रृंखलाएं सर्पिलाकार आकार में आ जाती हैं और इस तरह से ही पूरा स्ट्रक्चर इनका बन जाता है। इसमें ये जो श्रृंखला है इसमें CO और NH के बॉन्ड बीच में एक बॉन्ड बनता है जो कि कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि श्रृंखला के विभिन्न भाग हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जिससे हेलिक्स अपना सर्पिलाकार आकार में ये बना रहता है। इसका एग्जाम्पल है बाल और ऊन की संरचना। बाल और ऊन में क्या होता है कि यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके कारण जब हम बाल को खींचते हैं तो थोड़ा सा खींच जाता है, तब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और जैसे हम छोड़ते हैं तो उनके बीच में हाइड्रोजन बंध बनने के कारण बाल वापस या ऊन भी जो भी हम लें वो वापस अपनी वास्तविक संरचना में आ जाता है। तो पेप्टाइड से जो श्रृंखला है वो सर्पिलाकार आकार में जुड़कर इस तरह से हेलिक्स संरचना बनाती हैं जो कि हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये श्रृंखलाएं के विभिन्न भाग आपस में जुड़े हुए रहते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बीटा लहरियादार चद्दर जैसी संरचना, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। जब कई पॉलीपेप्टाइड संरचनाएं खुली अवस्था में एक दूसरे के निकट होती है तो वो परस्पर हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर चद्दरनुमा संरचना बना लेती हैं। ये जो संरचना है पॉलीपेप्टाइड संरचना, ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ती हैं और ऐसी जो चंद्रनुमा संरचना है वो आसानी से एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। एग्जाम्पल है रेशम की संरचना। यहाँ पे देखिए ये NHCO, फिर ये एल्काइल चेन, देन NHCO एल्काइल चेन, NHCO एल्काइल चेन, देन NHCO और ये एल्काइल चेन। अब इधर से जब आगे बढ़ेंगे तो CO से स्टार्ट करेंगे, CO NH, देन CO ये एल्काइल चेन, NH एल्काइल चेन, CO NH और ये एल्काइल चेन। तो यहाँ पर ये जो NH है और ये CO है इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए ये चद्दरनुमा संरचनाएं बन जाती हैं और ये संरचनाएं ये जो पॉलीपेप्टाइड संरचना है ये एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर ये 3 पॉलीपेप्टाइड संरचना है, चद्दरनुमा स्ट्रक्चर में है और लहरियादार रूप में है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लहरदार चद्दरनुमा संरचना। तो 2 तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकती है, अल्फा हेलिक्स संरचना और बीटा लहरियादार चद्दर जैसी संरचना।
अब हम देखते हैं कि प्रोटीन की तृतीयक संरचना क्या होती है। जितनी भी गोलाकार प्रोटीन होती हैं उनकी स्ट्रक्चर तृतीयक संरचना में होता है, वो त्रिविमी गोलाकार रूप में होती है। जो द्वितीयक संरचना होती हैं वो आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर और प्रोटीन की तृतीयक संरचना बनाती हैं। सामान्य ताप व पीएच पर प्रत्येक प्रोटीन एक ऐसी आकृति ग्रहण करता है जो ऊर्जा की दृष्टि से स्थायी हो। तो सामान्यतः जो गोल आकृति की बहुत सटी व्यवस्था में जो फोल्ड किए हुए जो पेप्टाइड की श्रृंखला होती हैं वो गोलाकार प्रोटीन का निर्माण करती है, या कह सकते हैं हम कि प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर या तृतीयक संरचना को बनाती है। तो जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उनकी पैकिंग कौन कौन से बंध के द्वारा हो सकती है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए जलरोधी अनन्य क्रिया के द्वारा भी यहाँ बंधन हो सकता है। सहसंयोजक डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पर ये देखिए बना हुआ डाइसल्फाइड बंध, इसके द्वारा भी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं। और आयनिक बंध, यहाँ पर नाइट्रोजन और दूसरे एमिनो एसिड के CO का ये O- N+ और O- के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर CO और NH के बीच का जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके कारण भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक गोलाकार आकृति बनाती हैं और इसलिए इसकी आकृति गोल हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर इंसुलिन, थायरोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन, ये सभी गोलाकार प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं जिनमें कि प्रोटीन की तृतीयक संरचना होती है। आइए अब देखते हैं कि हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। प्रोटीन को अगर हम गर्म कर दें अथवा प्रोटीन में हम कुछ रिएजेंट मिला दें तो प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। ये एक नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है। अवक्षेपित जो प्रोटीन होती है उसको हम डीनेचर्ड प्रोटीन कहते हैं। इसका उपयोग हम कई सारे रिएक्शंस में दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन है वो काम में आता है। गरम करने से इसको हम प्रोटीन के अवक्षेपण को हम किस किस तरह से कर सकते हैं, यानी डीनेचर्ड प्रोटीन किस किस तरह से बना सकते हैं। तो प्रोटीन के अवक्षेपण की क्या क्या विधियां हैं। हम गरम करके प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर सकते हैं। अंडे की सफ़ेद जर्दी को गर्म करने पर स्कंदित हो जाती है। हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन और ऑपरेशन के उपकरणों को हम पानी में उबालते हैं जिससे उसमें जो बैक्टीरिया है उसकी प्रोटीन स्कंदित हो जाती है और बैक्टीरिया अवक्षेपित होकर नष्ट हो जाते हैं। तो हम रोगाणुनाशन करने के लिए डीनेचुरेशन का उपयोग करते हैं। प्रोटीन का अवक्षेपण हम अल्कोहल द्वारा भी कर सकते हैं। प्रोलामीन के अतिरिक्त अन्य प्रोटीन 70% अल्कोहल, जिसे कि हम स्प्रीड भी कहते हैं, उससे अवक्षेपित हो जाते हैं। इसलिए जब हम ड्रेसिंग करते हैं, जब फोड़े फुंसी पर का चीरा लगाते हैं, उस चीरा लगाने के बाद हम उस पर थोड़ी सी स्प्रीट लगा देते हैं। उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस जो भी हैं उनका जो प्रोटीन है वो स्कंदित हो जाती है और वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होने पाता। प्रोटीन का अवक्षेपण हम सांद्र खनिज अम्लों के द्वारा भी कर सकते हैं। अकार्बनिक खनिज अम्ल जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, इनके द्वारा हम प्रोटीन का अवक्षेपण कर सकते हैं। इसका उपयोग हेलर रिंग टेस्ट में किया जाता है कि मूत्र में अगर हमें एल्ब्यूमिन की उपस्थिति ज्ञात करनी है तो हेलर रिंग टेस्ट करते हैं। और इस टेस्ट में क्या करते हैं कि मूत्र को एक परखनली में ले लेते हैं और दीवार के सहारे सांद्र HNO3 डालते हैं, जिससे क्या होता है प्रोटीन का अवक्षेपण हो जाता है। तो जहाँ दोनों द्रव मिलते हैं वहाँ पर एक सफ़ेद कलर की रिंग बन जाती है। तो अगर सफ़ेद कलर की रिंग बनी है इसका मतलब है कि उस मूत्र में एल्ब्यूमिन उपस्थित है। एल्ब्यूमिन का ही अवक्षेपण होकर श्वेत वलय बनती है। तो इस तरह से हम हेलर रिंग के द्वारा एल्ब्यूमिन मूत्र में एल्ब्यूमिन का पता लगा सकते हैं। प्रोटीन का अवक्षेपण हम भारी धातुओं के द्वारा जैसे कि
मर्करी क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, इनके द्वारा भी कर सकते हैं। इनके द्वारा भी प्रोटीन स्कंदित हो जाती है और इसका उपयोग हम जो नवजात शिशु होता है उसके आँखों में अत्यंत तनु सिल्वर नाइट्रिक विलयन से धोया जाता है आँखों को, जिससे उस जन्म के समय अगर उसकी आँखों में कोई बैक्टीरिया आ गए हैं तो वो बैक्टीरिया अवक्षेपित हो जाएंगे। उसकी प्रोटीन, बैक्टीरिया की जो प्रोटीन है वो अवक्षेपित होकर अलग हो जाएगी और हम उसको रोगाणुनाशन के रूप में काम में ले आते हैं। किसे? सिल्वर नाइट्रेट के अत्यंत तनु विलयन को। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट या मर्क्यूरी क्लोराइड ये अत्यंत प्रबल विष है। अगर गलती से किसी मनुष्य ने इन्हें खा लिया है और हमें उसे बचाना है तो हम क्या करते हैं, उसे अंडे की सफ़ेद जर्दी देते हैं। तो अंडे की सफ़ेद जर्दी से आमाशय में उपस्थित जो सिल्वर नाइट्रेट है जो कि उसने गलती से खा लिया है, वो अंडे की जर्दी को अवक्षेपित कर देगा और उस अवक्षेपित भाग को हम तुरंत ही शरीर से बाहर निकाल कर उस मनुष्य की जान की रक्षा कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होती है। ये मान लीजिए प्रोटीन है, इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर प्रोटीनेट बनता है और ये अवक्षेपित हो जाता है। तो यानी अगर किसी ने सिल्वर नाइट्रेट खा लिया गलती से तो अंडे की सफ़ेद जर्दी हम एज ए प्रोटीन के रूप में उसको देते हैं, जिससे सिल्वर नाइट्रेट स्टमक में से सिल्वर प्रोटीनेट बनकर अवक्षेपित हो जाएगा। उसे तुरंत बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह से मनुष्य की हम जान बचा सकते हैं। तो भारी धातुओं के द्वारा भी प्रोटीन को स्कंदित किया जा सकता है या अवक्षेपित किया जा सकता है। प्रोटीन का अवक्षेपण हम एल्केलाइड डी अभिकर्मकों, इंग्लिश में हम कहते हैं एल्केलाइडल रिएजेंट के द्वारा भी कर सकते हैं। जो कि जो प्रोटीन है उसमें जो खुला सिरा है वो जीटर आयन के रूप में है, उसमें दोनों आयन है, पॉजिटिव आयन भी नेगेटिव आयन भी है। तो हम किसी एल्केलाइडी विलयन के जो ऋणायन है उसके साथ अभिक्रिया करके ये जो प्रोटीन है उसको अवक्षेपित कर सकते हैं। जैसे प्रोटीन की रिएक्शन पिक्रिक एसिड या टेनिक एसिड के साथ कर दे, तो यहाँ पर जैसे पिक्रिक एसिड के साथ की है तो प्रोटीन की जब पिक्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो प्रोटीन पिक्रेट यहाँ से प्रिसिपिटेटेड आउट हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। तो इसका उपयोग हम करते हैं, जले हुए जो व्यक्ति होता है उसके घाव पर हम टेनिक एसिड लगाते हैं, जिससे वहाँ पर जो एक कड़ी चमड़ी सी बन जाती है और उससे पानी, जो बॉडी है उसका पानी बाहर नहीं निकलने पाता। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया वगैरह है उसका इन्फेक्शन भी नहीं होने पाता, क्योंकि टेनिक एसिड या पिक्रिक एसिड, टेनिक एसिड वहाँ पे यूज़ में लाते हैं जले हुए व्यक्ति के लिए। तो टेनिक एसिड क्या करता है कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए आते हैं उस जगह पर, उसकी प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है और नष्ट कर देता है। तो इस तरह से हम जले हुए व्यक्ति के उपचार के लिए टेनिक एसिड का उपयोग करते हैं। प्रोटीन का जो अवक्षेपण है साल्ट के द्वारा भी किया जाता है। लवण जल से प्रोटीन का स्कंदन आसानी से किया जा सकता है। लवण जल के साथ ये अपरिवर्तित अवस्था में अन्य लवणों से पृथक हो जाते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग डायलिसिस में किया जाता है। प्रोटीन का अवक्षेपण हम विकिरणों द्वारा भी कर सकते हैं। विकिरण जैसे एक्सरे या अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। कैंसर की कोशिकाओं पर एक्सरे या यूवी रेज डालते हैं, जिससे जो कैंसरस सेल है वो नष्ट हो जाते हैं, उसकी प्रोटीन अवक्षेपित हो जाती है और बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से चूँकि सेल्स नष्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर ट्यूमर की वृद्धि नहीं होने पाती। तो इस तरह से विकिरणों द्वारा भी हम प्रोटीन का अवक्षेपण कर सकते हैं और उसको इस अभिक्रिया को हम इसमें कैंसर के इलाज में काम में लाते हैं। एक और हमने वर्ड सुना है रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन क्या है कि डीनेचुरेशन क्या है? डीनेचुरेशन में तो हम प्रोटीन को गर्म करके अथवा किसी विशेष अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्रोटीन अवक्षेपित हो जाता है, उसका कोएगुलेशन हो जाता है, उसका स्कंदन हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी रिवर्स प्रोसेस करें, यानी कि जो डीनेचर्ड प्रोटीन है उसको वापस ओरिजिनल स्टेट में लाएं, तो उसे हम कहते हैं रीनेचुरेशन।
या यह कह सकते हैं कि डीनेचुरेशन की जो रिवर्स प्रोसेस है वो रीनेचुरेशन है। करते क्या है रीनेचुरेशन के लिए? जो हम डीनेचुरेशन के लिए क्या करते हैं, पहले कि प्रोटीन को मान लीजिए हम गर्म करते हैं या किसी रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो डीनेचर्ड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम उसको धीरे धीरे अगर ठंडा करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनीलिंग या हिंदी में कहते हैं अनुशीलन। तो जब हम डीनेचर्ड प्रोटीन को धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो वापस वो अपने नेचुरल प्रोटीन में आ जाती है। यानी डीनेचर्ड जो प्रोटीन है उसको वापस अपने मूल अवस्था में नेचुरल प्रोटीन में लाने को ही हम रीनेचुरेशन कहते हैं। धन्यवाद।